हाँ जी, हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन का कोर्स और उसमें जो हमारा टॉपिक अब चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। अब तक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया और जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने फंक्शंस जो थे कॉम्प्लेक्स वाले उन पर चर्चा की, क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो हमारा जो पूरा टारगेट है इस सीरीज़ का कि हम कैसे ग्रेजुएशन के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए और हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 1 मिनट में हम कैसे निकाल पाए, यही हमारा टारगेट चल रहा है और अब तक हम इसको पूरा करते हुए आ रहे हैं। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, है ना, इसके सॉल्यूशंस नहीं देखे हुए हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 10 क्लास में लगभग कंप्लीट कर लिया था पूरा, ठीक है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, है ना, हमारी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक है वो है लिमिट और कंटिन्यूटी। उसके ऊपर हम क्वेश्चंस लाए हैं, क्या पुराने क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर, उन पर सारी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है लिमिट, है ना, ये कैसे क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें हम अधिकतर ट्रेडिशन वे में नहीं जाते हैं, ना ही डेफिनेशन उस वे में बताते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस हो। हम कैसे कर रहे हैं, हम तुक्का लगा रहे हैं, हम याद करके आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, बस हमसे वो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा काम हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी वो जो रट्टी रुटाई डेफिनेशन है वो नहीं लिखेंगे। भाई मैं तो मेरी काम की चीज़, मेरे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्या आ सकता है वो चीज़ अपन लिखेंगे, वो चीज़ अपन याद करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है। अब मैं तुमको लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बता दूं, सब बता दूं, पता चले एग्जाम में आ ही नहीं रहा हूँ, है ना, उसके बारे में कभी पूछता ही नहीं है ना, वहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ से सुनना, लिमिट के बारे में क्या है। जो रियल में जो लिमिट पढ़ा हुआ है अपन ने रियल एनालिसिस में या 11th-12th में लिमिट पढ़ा हुआ है, वो क्या हो रहा था, रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा था, है ना। नंबर लाइन ये होती है सिर्फ ये, तो वहां पर हम आइदर लेफ्ट साइड से जा सकते हैं या राइट साइड से जा सकते हैं, ये दोनों ही तरीके हैं। उसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता है। किसी नंबर पर, नंबर लाइन पर किसी नंबर पर जाने के लिए दो ही तरीके होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसलिए वहां पर जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ जाती है। यहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक समतल में होते हैं उसको आर्गेंट प्लेन कहते हैं, एक समतल पर होते हैं, है ना, आनत सम ये नहीं आर्गेंट समतल ऐसा कुछ कहते हैं उसको। तो वो जो है उसमें हमारे पास हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये एक आर्गेंट प्लेन है, तो हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा होता है। तो ये हम अब इस पॉइंट पर हम अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से तो आ ही सकते हैं सॉरी, यहां से भी आ सकते हैं, है ना, इमेजिनरी एक्सिस से, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ऐसा घूमते डुलते भी किसी भी तरीके से आ सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है भाई, लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो किसके इक्वल होगी, एल के बराबर। लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एल। हमने लास्ट क्लास में जो फंक्शंस लिखे थे वहां पर भी हम बहुत सारी चीजें यहां काम में लेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, पिछले क्लास से उठा के यहां काम में लेंगे कुछ कुछ चीजें। जैसे देखना, पहला लिमिट के लिए फंक्शन फलन जो है जेड नॉट पर लिमिट होने या नहीं होने के लिए फंक्शन का जेड नॉट पर परिभाषित होना जरूरी नहीं है। क्या लिखा है, एफ ऑफ जेड जेड नॉट पर परिभाषित हो जरूरी नहीं है। कंफर्म, ऑलमोस्ट बस वो लिखा है, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम का कंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो हमने जितनी भी चीजें पॉसिबल थी लिमिट और कंटिन्यूटी के लिए वो सारी चीजें उठा के यहां पटक दी है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, जेड नॉट जो है वो एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, और आर्गेंट प्लेन में उसको एक्स नॉट कोमा वाई नॉट से लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट से गुजरने वाले जितने भी कॉन्टिन्यूस कर्व है, कौन से, कॉन्टिन्यूस सतत, है ना, वक्र है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिमिट एल ही आए।
इस पॉइंट x0 कोमा y0 से गुजरने वाले हर एक कर्व के लिए लिमिट हमेशा क्या आए, सेम आए, L आए, है ना। कैसे, है ना, थोड़ा सा मैं अब ऊपर की कंडीशन मिटा दूं और अपना लिखने का काम स्टार्ट करते हैं। देखना, ये पहला कि जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और फिर देखना अब आप कि हम कह रहे हैं, देखो ये कोई आर्गेंट प्लेन है, अनंत समतल है, इसमें ये तुम्हारी रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये पॉइंट कोई z0 जिसको हम x0 प्लस आयोटा y0 कह सकते हैं, और ये x0 कोमा y0। भाई हम कह रहे हैं फंक्शन की इस z0 पर जो लिमिट है वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस z0 से गुजरने वाली कोई से भी लाइन ले सकते हैं, ये कोई सा भी कर्व ले सकते हैं, है ना, जो कॉन्टिन्यूस हो, जो कहां से गुजरे, z0 से गुजरे, इतनी सी बात है। तो इन सब कर्व के अलोंग इस f ऑफ z जो है, कौन सा, f ऑफ z जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ओके हाँ ठीक है, f ऑफ z जो है हमारे पास, उसमें z की जगह हम जो z है ना x प्लस आयोटा y, उसमें y की जगह हम क्या कर दें, f ऑफ x कर दें, क्या कर दें, y की जगह f ऑफ x कर दें, और फिर यहां पर x टेंड टू x0 करने पर जो लिमिट आ रही है वो हमेशा L ही आ रही है, अलग अलग कर्व से अलग अलग लिमिट नहीं आ रही है, तब अपन कह देते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट विद्यमान है। आ गया समझ में। कब होगा, इस x0 y0 से गुजरने वाले जितने भी करो, सर इसका मतलब इनफाइनाइट अनकाउंटेबल कर्व होंगे, बिल्कुल होंगे, सबसे सेम आनी चाहिए, कंफर्म, ये है हमारे पास। अब हमको कहीं दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं करती, इसका मतलब क्या होगा, हमको दो अलग अलग कर्व φ1 और φ2 मिल जाएंगे, φ1x और φ2x, कहां से गुजरने वाले, x0 y0 से गुजरे, सबसे पहली बात ये गुजरने वाले अलग अलग जो कॉन्टिन्यूस कर्व है उनसे अलग अलग लिमिट मिल रही है, तो हम कह देंगे फंक्शन की z0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, z0 पर फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व नहीं है, कंफर्म। ये चौथा, जैसे z0 इक्वल टू 0 है ना, 0 मतलब 0 प्लस आयोटा 0, अब ये कहीं अभी तक तो नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा है, आपको एक ऑप्शन में कभी ये बन सकता है कि जो ध्रुवांतर रेखा है ना, अच्छा इसको नहीं लिखा मैंने, y इक्वल टू mx, या इसको कहते हैं ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा, या फिर रेडियस वेक्टर, इंग्लिश वाले लिख लेना, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर है ना, y इक्वल टू mx, उसके अनुदिश लिमिट यूनिक हो, है ना, अच्छा लिखा है मैंने तो, और m पर निर्भर नहीं करे, m पर निर्भर नहीं करना मतलब मैं यहां m बदलता हूं, m1 है तो y इक्वल टू x, m2 है तो 2x, है ना, मतलब m बदला तो कर्व बदल गया ना, तो अलग अलग कर्व से लिमिट सेम आनी चाहिए, मतलब m पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि m पर अगर निर्भर हुआ, मैंने कोई क्वेश्चन अभी मैं करके दिखाता हूं जिसमें m पर निर्भर कर जाए, मतलब m चेंज करेंगे लिमिट बदल जाएगा, तो इसका मतलब अलग अलग कर्व से लिमिट अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि z इक्वल टू 0 की y इक्वल टू mx के अनुदिश लिमिट यूनिक हो, तो हम कहते हैं f ऑफ z की z इक्वल टू 0 पर ध्रुवांतर रेखा, कौन सा, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसके अनुदिश करेगी, ध्रुवांतर रेखा के। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन की लिमिट ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश एग्जिस्ट कर रही है, रेडियस वेक्टर के अलोंग एग्जिस्ट कर रही है ना, तो हमको क्या करना है, उस पूरे कर्व में जहां जहां y है वहां क्या पुट करना है, mx पुट करना है ना, और दोनों ही 0 0, तो x टेंड टू 0 पर ओनली x का फंक्शन बना, हम कहां पर आ गए, रियल हमारे पास, कंफर्म। तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये ध्रुवांतर रेखा के अलोंग ऑप्शंस बन सकता है। लिमिट कौन से कथन सत्य नहीं है, उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो कहते ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कुछ भी ऑप्शन बन सकता है,
कंफर्म। नया क्वेश्चन हमारे जो हम थ्योरी लिखा रहे हैं वहां से पूरे चांस बनेंगे नए क्वेश्चंस के, कंफर्म। अच्छा ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। चारों चीजें अपने को याद होनी चाहिए। पहला कि भाई x0, y0 से गुजरने वाले प्रत्येक कर्व के अलोंग लिमिट सेम आए। दो अलग अलग कर्व के अलोंग लिमिट अलग अलग आ रही है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर हमारे पास अच्छा पहला कुछ पॉइंट लिखा था अपन ने, फंक्शन z0 पर डिफाइन हो जरूरी नहीं है लिमिट निकालने के लिए, है ना। और ये फोर्थ वाला ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश। अब जो है यहां पर, है ना, मैं अपने फंक्शन की बात करता हूं। अपने कौन से कल जो लिखाए थे वहां लिख लेना अपने फंक्शन, है ना, कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अपने फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। क्या कह रहे हैं? पहला काम, अपने फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड लिमिट z टेंड टू z0, अपने फंक्शन के लिए f ऑफ z0 ही आएगा। अपना फंक्शन, अपने फंक्शन कौन से? वही जो हम कल देख रहे थे, की पावर पोलिनोमियल आ जाए, की पावर z आ जाए, है ना, ऐसे हो तो वहां पर। दूसरा जो हमारा hz था कौन सा था? fi(z) अपॉन fj(z). हमको ध्यान ये देना है, यहां पर ये नोटिस करना है कि जो अपॉन में है fj(z), है ना, ये वाला, इस पे नजर चाहिए। ये कहां जीरो हो रहा है? fj(z) जीरो कहां है ये ढूंढना है, ठीक है। माना कि किसी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 ऐसे यहां पर ये जीरो हो रहा है तो हम कहेंगे hz की इन पॉइंट के अलावा सभी जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कंफर्म। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पे sin z अपॉन z, है ना, z टेंड टू 0, तो हमको ये कंफर्म है। देखो यहां पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती, कोई पता नहीं, बट ये कह रहे हैं कि sin z अपॉन z आ जाए तो z इक्वल टू 0 के अलावा सब जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। z इक्वल टू 0 के लिए जब भी हो 0 अपॉन 0 फॉर्म बने, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बने, तो लिमिट वाले पढ़ रखा होगा हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या कहता है? ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। तो यह आ जाएगा साइन का cos z अपॉन 1, cos 0 अपॉन 1 तो 1, है ना। तो हम कह रहे हैं hz वाले की लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी। जैसे हमारे पास ऐसे आ जाए z स्क्वायर, नहीं, z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन, ये हमारा hz है। इस फंक्शन की हमारे पास क्या कह रहे हैं कि z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्या है? प्लस माइनस आयोटा पे अपॉन में 0 हो रहा है ना, आयोटा पर भी और माइनस आयोटा पर भी। तो हम कहेंगे इन पॉइंट के अलावा सभी जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इन पॉइंट पर कब एग्जिस्ट कर सकती है? जब 0 अपॉन 0 फॉर्म बने, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, बाकी नहीं होगा, बाकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कंफर्म। तो हमारे hz के लिए हम वो सारे z ढूंढेंगे जहां अपॉन में 0 हो रहा हो, जहां अपॉन में 0 हो रहा हो। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम देखेंगे कि नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर। या आया समझ में, है ना। ये hz। दूसरा हमारा था kz। वो क्या था? अपने फंक्शन के अंदर hz आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर e की पावर 1 अपॉन z, e तो हमारे पास अपना फंक्शन था, 1 अपॉन z हमारा hz टाइप से है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि यहां hz के अंदर जो जो यहां अपॉन में 0 करेगा वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, उसके लिए एक सीधा सीधा एग्जांपल बताऊं
कई किताबों में वो गलत भी लिखा हुआ है, पर जो मैं बता रहा हूं उसी को सही मानना है। एग्जाम में आ गया तो उसका प्रूफ मैं लिख के दे दूंगा तुमको, अगर वो गलत माना तो हमने जो किया है। ठीक है, सुनना। जैसे के जेड में क्या कह रहा हूं, जहां जहां एच जेड अपोन में 0 हो रहा होगा वहां जीवन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ भी आ जाए। सर e की पावर -1 अपॉन जेड स्क्वायर, e की पावर -1 अपॉन जेड स्क्वायर, है ना। कुछ किताबें वाले कॉम्प्लेक्स की वो e की पावर -1 अपॉन जेड स्क्वायर की जेड इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करा देते हैं, जबकि नहीं करती है। ठीक है, वो कैसे नहीं करते वो मैं अभी बता दूंगा। -1 अपॉन जेड स्क्वायर तुम भी करा सकते हो एग्जिस्ट, है ना। कैसे, तुम कह दोगे सर जेड टेंड टू 0 पर 1 अपॉन 0 आगे माइनस है, माइनस इनफाइनिट, e की पावर माइनस इनफाइनिट 0। नहीं, पूरा गलत है कॉम्प्लेक्स में। अगर यहां रियल होता x होता तो हम कोई समस्या नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमारा ये के जेड टाइप का फंक्शन है ना। मैं हेल्प से बताऊंगा आगे, जो मैंने लिखा है उसी की हेल्प से इसको बता दूंगा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अभी समझो, e की पावर में आ रहा है मतलब ठीक है, फिर अंदर एच जेड आ रहा है 1 अपॉन जेड स्क्वायर टाइप से आ गया। एच जेड मतलब हमारा पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल भी है ना, अपने अपॉन अपने हैं, 1 पोलिनोमियल जेड स्क्वायर पोलिनोमियल। तो इसका मतलब यहां पर हम कह देंगे जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट। कंफर्म। अच्छा, फिर तुम्हारे वो सारे रिजल्ट कौन से वाले हैं, 1 अपॉन जेड साइन 1 अपॉन जेड लिमिट जेड टेंड टू 0। अब बताओ कौन सा है, साइन अपना 1 अपॉन जेड एच जेड है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोस 1 अपॉन जेड, कोस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, कुछ भी बना के दे दे, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, चलिए, हाँ वहां से हम बहुत सारी चीजें काम में ले सकते हैं। ठीक है, पुरानी। चलिए, ये हमारे के जेड तक का हमने लिख लिया है। अच्छा, इसलिए मैं नोट्स नहीं बना के दे सकता क्योंकि मैं खुद भी नहीं बनाता हूं तुम्हारी क्लास के लिए कोई भी नोट्स, है ना। तो कृपया करके जो भी नोट्स मांगते हैं तो रिक्वेस्ट है कि ना तो मैं नोट्स बनाता हूं, बस मैं ये मोटा मोटा लिख देता हूं और यहाँ आके जो जो चीजें दिमाग में आ रही होती है वो बताते जाते हैं, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेज पे लिख दूं, टाइम मिला तो नहीं मिला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लिए फोन से ही लिख दिए यहीं पर, कोई नोट्स नहीं है। बस ये जो है वो ही सब कुछ है। इसी को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी इच्छा बार उतनी बार देखिए, समय के अकॉर्डिंग जितना आपके पास समय मिल पा रहा है। ठीक है, हाँ, इन चीज़ों में बहुत कुछ है। मैंने अभी जो 15 मिनट 18 मिनट की जो क्लास हुई है उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया है, इतना नया बताया जितना पहले तुमने नहीं देखा था। बस मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई है, वो तुमको पहचान करना पड़ेगा। हमारे पास समय की भी कमी है तो उस वजह से हम थोड़ा सा चीज़ों को, है ना। चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और लिमिट में इतना सा फर्क है, पहला कि फंक्शन का जेड नॉट पर परिभाषित होना आवश्यक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ जेड का जेड नॉट पर डिफाइन होना आवश्यक है, नेसेसरी है, जरूरी है, वहां पर परिभाषित हो ही हो। जैसे साइन जेड अपॉन जेड, जेड इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं है ना एफ ऑफ जेड में, जेड इक्वल टू 0 पे 0.0 बन रहा है। इसकी 0 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, अपन ने देखा, बट है ना, जेड इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये जेड इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। पर तुम इस फंक्शन को कह सकते हो साइन जेड अपॉन जेड, कब, जब जेड 0 नहीं है, 1 जब जेड 0 है। ये फंक्शन जेड इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। तो अब इस फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं हम। कंटिन्यूटी की बात तभी करेंगे जब फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन हो, परिभाषित हो।
कंफर्म। और लिमिट क्या है उस पॉइंट पर, जो वैल्यू है वही आए। तो जितने भी लिमिट के कॉन्सेप्ट थे वो सब यहां लग जाएंगे। मतलब z0 कोमा है ना, z0 x0 प्लस आयोटा y0 से गुजरने वाले हर एक कर्व है ना y इक्वल टू 5x के लिए लिमिट हमेशा सेम आए। अगर दो अलग अलग कर्व से लिमिट अलग अलग आ रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। दूसरा, जो लिमिट आए वो किसके इक्वल आए, फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू है उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये कुछ नया लिखा है, कभी कभार आ जाए। और मैंने e की पावर -1/z² है ना, उसको भी मैं बता देता हूं, है ना। उम्मीद करता हूं हल्का फुल्का तुमको आइडिया होगा, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वो ध्यान रखना है। e की पावर -1/z² का z इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो एग्जाम में आ गया, तुम में से 90% लोग लिमिट उसकी 0 करके आएंगे, जबकि नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसके लिए कारण सुनना। हम क्या करते हैं कि भाई लिमिट और कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, एक सिक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है, सीक्वेंस का एक क्राइटेरिया होता है, जैसे रियल में होता है कि भाई हम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ जेड का जो डोमेन है उसकी कोई भी सीक्वेंस जो कहां कन्वर्ज कर रही है, z0 पर, कोई भी सीक्वेंस z0 पर कन्वर्ज कर रही है, उसके लिए एफ ऑफ z0 कहां कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ऑफ z0 पर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, zn अगर z0 पर कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ z0 हमेशा l पर कन्वर्ज करेगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अच्छा, दो अलग अलग सीक्वेंस जो z0 पर कन्वर्ज कर रही हो और उनके लिए एफ ऑफ zn अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारे पास जो zn है ना, एक तो है 1/n और हमारे पास एक है zn है i/n, है ना। ठीक है, दो सीक्वेंस अलग अलग है। और हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या है, e की पावर -1/z², है ना। हाँ जी, तो यहां क्या होगा, पहला लिमिट z टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि n इनफाइनाइट पे जाएगा तो zn 0 पर जाएगा, देख लो, है ना। तो 0 पर जा रहा है, दो सीक्वेंस है अलग अलग, एक तो 1/n एक i/n, तो 1/n से तो क्या मिलेगा -n² और n टेंड्स टू ये मिल जाएगा इनकी पावर -∞, है ना, 0। एक जो दूसरी जो सीक्वेंस है उसके लिए क्या मिलेगा, e की पावर i² आएगा अपोन में, i² मतलब -1, तो ये ओनली n²। सॉरी, आ रहा समझ में, ये किससे लिखा अपन ने, i/n से, z की जगह i/n लिखा, तो ये e की पावर n² बनेगा और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट आ रहा है ना। तो ये बात है, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये हम कई बार गलत, मतलब किताबों में गलत लिख रखा है, तुम क्या करोगे, गोखरू में, इनमें जहां अगर कहीं मिल जाए ना तब भी वो गलत है। ठीक है, चलिए, अब हमारा काम हो गया है डेफिनेशन और थ्योरी का, और हम क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना। और शानदार शानदार तरीके से क्वेश्चंस को लपेटते हैं जल्दी से, है ना, ऐसे फोड़ते हैं क्वेश्चंस को कि बस, है ना। चलिए, ये हमने मिटा दिया। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है, सुनना। एक चीज और, है ना, मैं यहां लिखा देता हूं, कॉम्प्लेक्स में मोड z माइनस अल्फा इक्वल टू आर हो, कितना, मोड z माइनस अल्फा इक्वल टू आर, तो ये होता है सर्कल सेंटर अल्फा रेडियस आर, जैसे कहीं लिखा है मोड z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, है ना। तो जो सेंटर है वो है आयोटा, आयोटा मतलब 0 प्लस आयोटा, और कॉम्प्लेक्स में वो पॉइंट के रूप में क्या लिखते हैं इसको, 0,1। ठीक, और जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी आएगी, 1, बस।
ये ध्यान रखना है, ये काम आएगा हमारे पास कई जगह। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, यहां से देखो देखें, है ना, वो कह रहा है जेड के किन सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस है, जेड के किन सभी मानों के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हमारा देखो फंक्शन कौन सा है, ये एच जेड है, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, या हम कह सकते हैं ये जो रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन था, है ना, परिमेय बीजीय फलन, वो भी है और एच जेड भी है, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल आ रहा है। वो कह रहा है इन मानों के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ क्या है। हम क्या कहते हैं, हमारा एच जेड कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जहां, अच्छा ओके, हमने अभी नहीं लिखा कॉन्टिन्यूटी के बारे में। पहली चीज, हमारा अपने फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, सब जगह होते हैं। दूसरा, जो एच जेड वाले हैं जहां पर अपोन में 0 हो रहा है उनको छोड़कर सब जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। और सेम के जेड वाले, है ना, जो लिमिट के लिए था वही यहां पर आ जाएगा। तो हमारा एच जेड टाइप से है ये, इसका मतलब ये कहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब अपोन में 0 हो रहा होगा। अपोन में कहां 0 हो रहा है, ये जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आई थिंक जेड इक्वल टू 1 2, ये 2 पॉइंट पर ही 0 हो रहा है ना। ये तो अपने को ध्यान रखना ना यार, कहां से क्या आ रहा है। ये तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक है ना, जोड़ने पर 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 2 चाहिए, वही मिल रहा है। अब ये देखना है कॉम्प्लेक्स में 1 और 2 कहां है, 1 यहां है, 2 यहां है, ठीक है। अब ऑप्शंस पर जाओ, वो कह रहा है इनसाइड मोड जेड इक्वल टू 2। अच्छा, मोड जेड है, मोड जेड इक्वल टू आर हो, तो ये मोड जेड माइनस 0 इक्वल टू आर हो जाता है। तो जो सेंटर है वो आ जाता है 0 और जो रेडियस है वो आ जाती है आर। तो सेंटर 2 रेडियस, सॉरी सेंटर 0 रेडियस 2। अच्छा, 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये यहां पर, अच्छा एक चीज और भी देखनी है, 1 और 2 पर फंक्शन वैसे ही डिफाइन नहीं। तो अब रही बात, इसके अंदर सब जगह कॉन्टिन्यूस है क्या, इसके अंदर 1 आ रहा है, 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन, इनसाइड मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब 1 2, तो 1 को सेंटर मानो, 2 रेडियस मतलब 3, और ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। इसके अंदर सब जगह कॉन्टिन्यूस है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 और 2 इसके अंदर आ रहा है जहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर कह रहा है आउटसाइड मोड जेड इक्वल टू 2, ये मोड जेड ये है, इसके बाहर ये वाला, बाहर इसको कहीं समस्या नहीं है, समस्या ओनली 1 और 2 पर है। इसका मतलब आउटसाइड मोड जेड इक्वल टू 2 आया समझ में। बाहर चौथा ऑप्शन देखने नहीं, वो कह रहा है आउटसाइड मोड जेड, आउटसाइड ये ना मोड जेड इक्वल टू 1, इसके बाहर 2 आ रहा है, देखो देखिए यहां वैसे ही नहीं होने वाला। हो गया ना क्वेश्चन हमारे पास आसान तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। यही तो हमारा काम रहा है कि हम क्वेश्चंस को ऐसे लपेटेंगे जैसे कि बस, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसको थोड़ा पीछे लेके फिर से देख लीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली, ठीक है। चलिए देखो, ये हमारा एच जेड टाइप का, पर जहां डिफाइन नहीं, कहां पर नहीं है, जेड प्लस आयोटा पर, उसकी जगह उसने कह दिया भाई जेड प्लस आयोटा मतलब जेड इक्वल टू माइनस आयोटा पर 0 दे रहा है, तो जेड इक्वल टू माइनस आयोटा पर वैल्यू दे रहा है 5। अब वो कह रहा है लिमिट है, डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट के बारे में बात कर रहा है। सॉरी, लिमिट के लिए अपोन में 0 हो रहा है, हमको ऊपर देखना है, ऊपर आयोटा पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आयोटा स्क्वायर कितना, -1, यहां से कितना आ जाएगा 3, अच्छा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये -1, माइनस आयोटा से ये माइनस आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर +1, तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो हमको लगाना है हॉस्पिटल रूल। क्या लगाना है, हॉस्पिटल रूल इसके लिए। तो डिफरेंशिएशन करने पर 2z प्लस 3 आयोटा अपॉन 1, डिफरेंशिएशन कर दिया, लिमिट z टेंड टू माइनस आयोटा से -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितना आ रहा है आयोटा, देखो देखें, वो कह रहा है लिमिट माइनस आयोटा नहीं है, 3 आयोटा नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बचा ऑप्शन ये। क्यों, वो कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि लिमिट जो है
वो आ रहा है आयोटा, और एफ ऑफ माइनस आयोटा जो है वो है 5। लिमिट मिल रही है पर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन थ्योरी से बना है, देखो देखिए ये आ गया ना, हॉस्पिटल रूल 0.0 बनते ही, है ना। चलिए, एफ ऑफ जेड जो दे रखा है जेड इक्वल टू जेड नॉट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो कौन सा कथन असत्य है? क्या हो रहा है? चलिए, अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो हर एक वो चीज लगेगी, है ना, जो हमने लिखी थी। एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नॉट फॉर एनी पाथ, किसी भी पाथ के लिए हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा, किसी भी पाथ के लिए जेड नॉट पर लिमिट हमेशा सेम मिलेगी। अच्छा वो कह रहा है एनालिटिक फंक्शन, बात की बात देखेंगे भाई एनालिटिक है कि नहीं है। सेकंड, एनालिटिक अपन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट एट जेड नॉट, हाँ फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फंक्शन जेड नॉट पर डिफाइन है, बिल्कुल है, तभी तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो इसका मतलब बचा क्या? एनालिटिक। वो कौन सा कह रहा है? असत्य कथन है, समझ में है ना। बहुत पढ़ के ही आराम से, कॉम्प्लेक्स ये तो बहुत, मैं क्या कह रहा हूं, तुमको शायद सबसे ज्यादा जोर आता होगा कन्फर्मेबल मैपिंग में, जहां तक मुझे लगता है, और मैं उसको ऐसे ही सुड़ाऊंगा सच में। और तुम अरे यार क्या चीज से डर रहे थे अपन, ऐसे ही होगा। सेम एनालिटिक फंक्शन अगर तुमको टाइम लग रहा है, वहां पर भी अपन बहुत कम काम करेंगे। चलिए आगे आते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है अपने को अगला क्वेश्चन? ये एक फंक्शन दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 4 प्लस जेड प्लस 1, ठीक है। ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 पर लिमिट चाहिए, जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 पर लिमिट चाहिए, और वो लिमिट मिल रहा है। हम ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या हो रहा है। यहां पर जो वैल्यू है वो हमारे पास है ना, ऊपर जीरो नहीं हो रही है। ऊपर जीरो नहीं हो रही, इसका मतलब नीचे लिमिट सब जगह मिल रही है, तो लिमिट नीचे भी जीरो नहीं हो सकती, है ना। तो ऊपर जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, जो हम पहले करते आए हैं। जेड स्क्वायर है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा? ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 आ जाएगा। यहां पर ई की पावर आयोटा पाई प्लस यहां पर ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस 1। अब हमारी कैपेसिटी है, हम इसको कितना जल्दी सॉल्व करें। ई की पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, आयोटा साइन पाई बाई 2 1, आयोटा बचेगा, और कोस पाई बाई 2 0। ई की पावर आयोटा पाई कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई 0, कोस पाई माइनस 1 प्लस 1 0, प्लस ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, रूट 2 ऊपर गया, 1 माइनस आयोटा का रेशनलाइजेशन, और ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, मतलब 1 प्लस 1 2, रूट 2 नीचे बचेगा, और ये आयोटा तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन नंबर 4। सीधा सा सवाल, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पहली बात है ना। हमारे पास हम अधिकतर जो भी क्वेश्चन लेंगे 99% एग्जाम का ही हो, फिर हम नए क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, कंफर्म, आगे बढ़े। आयोटा प्लस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। हाँ ये तो सिंपल सा था कि भाई लिमिट लिखो और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेड इक्वल टू आयोटा। देखो आयोटा मतलब यहां लिखेंगे जेड स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, ऊपर जीरो आ रहा है, इसका मतलब नीचे भी जीरो होना पड़ेगा। लिमिट करा डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ तो फिर चेक करना है नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है ना। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन में मिल जाते हैं जिसमें हमको 0.0 बन रहा है, ये चेक करने बहुत भारी पड़ता है, तो तुम वो तब चेक करना
देखो एक जगह अगर जीरो बन गया तो अपॉन में भी जीरो बनना चाहिए अगर ऑप्शन में सारे ऐसे ही हैं डज नॉट एग्जिस्ट वाले। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो 0.0 बन रहा होगा तभी सॉल्व होगा, क्योंकि ऊपर जीरो बन चुका है, आंसर जीरो नहीं दे रखा है ना। ये हमारा सोचने का तरीका, टाइम बचाने का तरीका कि यार यहां था जैसे ऊपर जीरो नहीं बन रहा और ऑप्शंस चारों हैं जहां पर हमारे पास क्या है, वैल्यू आ रही, जीरो नहीं बन रहा तो नीचे भी जीरो नहीं बनेगा, अब वैल्यू दे रखी है ना। ऊपर जीरो बन रहा होता और फिर भी वैल्यू दे रखी होती तो नीचे भी जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ओनली जीरो बन रहा है तो ऑप्शन हमारे पास इनफाइनाइट दे जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमको वो गौर करना है ऑप्शंस पर। यहां देखा ऊपर वाला दे रहा है जीरो, एक ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट है, तो अब नीचे भी चेक करके देखेंगे। यहां आयोटा लिखेंगे, आयोटा की पावर 6, आयोटा स्क्वायर -1 जीरो दे रहा है, हॉस्पिटल रूल लगा दो 2z अपॉन 6 z की पावर 5, तो यह आ जाएगा 1/3 z की पावर 4 लिमिट z टेंड टू आयोटा, कितना मिलेगा आयोटा की पावर 4 1/3 आंसर। ठीक है, हाँ अब यहां आ जाओ, है ना। अच्छा दूसरा ध्यान रखना, कॉन्जुगेट जहां है उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे बाद में। ओनली जेड जहां रहा हम उसको लपेट लेंगे, पर जेड बार का नहीं कर पाएंगे। जेड इक्वल टू जीरो, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, जिन्होंने एक भी बार पहले पढ़ा है उन सबको इसका आंसर पता है ना, सबको पता है। वो क्या करते हैं कि जेड इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो जो हमारे पास जेड बार एक्स माइनस आयोटा एम एक्स कर देते हैं और एक्स प्लस आयोटा एम एक्स कर देते हैं। कैसे, हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग लिमिट फिर x टेंड टू जीरो रह जाता है ना। कैसे, यहां से हमारे पास जो है लिमिट x टेंड टू जीरो y टेंड टू जीरो, तभी z टेंड टू जीरो होगा, और ये x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस, नहीं बार है ना, ये ऐसा बन जाएगा। मैं लिखना कम चाह रहा था कि भाई मैं कम से कम लिखूं एग्जाम में, तुमको ये पता है तो सीधा यहां आ जा सकते हो। आई बाहर, एक्स बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा, डिपेंडेंसी आ गई एम पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब एम की अलग अलग वैल्यू के लिए, है ना। तो यहां पर हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि एम की अलग अलग वैल्यू के लिए लिमिट अलग अलग मिल रही है। ठीक है, अच्छा लास्ट जेड बार स्क्वायर, है ना, तो यहां क्या मिलेगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा तो x टेंड टू जीरो, यहां से मैं x कॉमन ले लूं और यहां से आयोटा m बचेगा, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से x स्क्वायर बाहर आएगा ना और x कैंसिल हो जाएगा, x टेंड टू जीरो पर वैल्यू जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। हाँ, कहीं पर कुछ और चीजें ध्यान रखनी है, हमेशा y इक्वल टू एम एक्स ही नहीं, एक और बता दूं ध्यान रखने वाला, ऊपर याद रखना इसको, जो लास्ट तक देखेगा ना उसका फायदा मिलेगा। अगर ऐसा 0.0 बन रहा है और डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे अपन, किसी कर्व के लोग जा रहे हैं, तो तुम देखना ऊपर जो पावर अगर ज्यादा है, ये मेरे तरीका बस ऐसे ही है ना, ऊपर पावर ज्यादा है तो लिमिट मिलेगी, ठीक है। कम है या बराबर है, कम है तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी और बराबर है तब मिलेगी, पर ऐसे m पर डिपेंड करेगी जाएगी, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और थे मुझे दिखे थे, एक दो क्वेश्चन में और बता दूं आपको ताकि तुमको आइडिया हो जाए, है ना। जैसे एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछा गया है, z³ प्लस 8 अपॉन z की पावर 4, वैसे तो ये एग्जाम में ऑप्शंस गलत दे रखे थे इसके, है ना, और लिमिट z टेंड टू 2 की पावर पाई आयोटा बाई 3, है ना। देखो अब एक चीज मैं बता दूं, इसके अगर चारों ही ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं कि कुछ वैल्यू आ रही है, तुमको क्या करना, ऊपर एक बार वैल्यू पुट करके देखनी है, कितना मिलेगा, 2 का क्यूब 8 और e की पावर पाई आयोटा बाई 3 का क्यूब e की पावर पाई आयोटा प्लस 8, ऊपर पता चला 0,
नीचे तुमको चेक करने की ही जरूरत नहीं है। आया समझ में? अपॉन में चेक करना ही नहीं है। अगर चारों ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं, इसका मतलब लिमिट मिलेगी और हमको सीधी निकालनी है हॉस्पिटल रूल लगा के। एक जगह 0 आया तो अपॉन में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट हॉस्पिटल रूल से? 3z² अपॉन, है ना, 4z³ प्लस 8z, तो यहां से कितना मिलेगा? 3z और 4z² प्लस 8, है ना, 4 कॉमन, 3 यहां से 2 e⁻π/3 अपॉन e⁻2π/3 प्लस 2, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, एग्जाम में पूछा गया था, बट उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन गलत थे। हमारे पास भी ऐसा हो सकता है, उस चीज की अपने को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये डोमेन वाले तो अपन ने देख लिया ना। हाँ ठीक है, अब वो किसी भी टाइप से दे सकता है ना, कि जैसे हमारे पास जो है z² प्लस 1 अपॉन z³ प्लस 9, तो एक तो z³ प्लस 9, अब वो है कि हमारे पास z क्या है ना, तो z³ जो है वो 9 की पावर, है ना, 3√3 भी नहीं लिख सकते हैं, माइनस एक तो ऑप्शन मिलेगा यहां से 9 की पावर 1/3 और फिर -9 की पावर 1/3 ओमेगा माइनस 9 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, यही 0 हो रहा है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये जो है ना, अपने पास एक क्वेश्चन था कि सर्कल के अंदर कॉन्टिन्यूस है कि बाहर है, तो सर्कल दे रखा है यहां पर mod z = 2, तो mod z = 2 मतलब ये देखो, ये जो है ना वैल्यू देखो, 2 का क्यूब मतलब 8 की पावर 1/3 जो है ना, वो मिलता है 2। अब इससे ज्यादा बड़ी पावर करेंगे, मतलब बड़ा नंबर कहेंगे और पावर 1/3 मिलेंगे, तो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जब तक 27 तक नहीं चले। तो वैल्यू ये जो भी आएगी क्या आएगी? mod z = 2 जो सर्कल है उससे बाहर आएगी, तो मतलब mod z = 2 जो सर्कल है उसके अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए बस आइडिया दे रहे हैं, अभी तक नहीं बना है, मुझे बुक का क्वेश्चन कहीं दिखा था इसलिए बता दिया, बाकी ठीक है। जैसे एक तुमको कह दे कोसेक z, बताओ कहां कहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है कोसेक z, या रट्टा नहीं मारना 1/sin z, जहां sin z 0 हो रहा है वहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है, n पाई पर होता है, तो इसका मतलब कोसेक z n पाई के अलावा सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अपन अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ये जो आज अपन ने पढ़ा है उसका ढंग से रिवाइज करिए। अगला टॉपिक हमारा डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन रहने वाला है, और अपन जल्दी ही अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्जाम में उसके क्वेश्चन हमसे हो जाए। ठीक है, आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कमेंट करिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, और अपने दोस्तों को कंपटीशन ना समझिए, एक दूसरे की हेल्प लीजिए, वो बहुत बेनिफिट करेगा आपको। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।